बिहार को आज से ही नहीं, बिहार को कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से, कई टेन्योर से बिहार को उपेक्षित रखा गया है। जब केंद्र में आपने देखा होगा कि केंद्र में जब एक ऐसी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कुछ राज्यों को जानबूझकर लेबर सप्लाई राज्यों के रूप में बिल्कुल का दर्जा प्रदान किया गया था और उनको उस प्रकार से उपेक्षित रखा गया था। आपने देखा होगा कि बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, यहाँ के लोग जो हैं वो पलायन कर रहे हैं। तो उन्हीं सपनों की पूर्ति के लिए बिहार से जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो हमेशा से बच्चों के मन में यही रहता है कि जब हम लौट कर वापस जाएंगे तो एक ऐसे राज्य में जाएंगे जहाँ पे प्रायः बाढ़ की समस्या बनी रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी मूलभूत उद्योग और उद्योग का जो क्षेत्र है, उद्योग के क्षेत्रों को पूर्व की जो सरकारें रही हैं उनके द्वारा डेवलप नहीं किया गया। जंगल राज पार्ट 1 जब बिहार में था तब आपने देखा होगा कि लालू जी के राज में किस प्रकार से शिक्षा को उपेक्षित रखा गया और इसका परिणाम आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री 15 वर्षों तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए जिसने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया और उसने इस बात को दिखाया लोगों को कि ये देखो, जब मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ाता हूँ तो तुम भी मत पढ़ो। देखा हुआ कि राज्य में मूलभूत उद्योग जो थे वो नहीं थे, लोग कहीं ना कहीं पलायन करते थे। लोग जब पलायन करते थे तो बच्चों के मन में दो चीज़ें होती थी। जो मध्यम वर्गीय या फिर मध्यम वर्गीय से थोड़ा नीचे आने वाले जो परिवार हैं उन्हें ऊपर बढ़ने की आकांक्षा थी, तो वो कहीं ना कहीं से ज़मीन बेचकर, घर बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते थे। उन बच्चों में से बहुत सारे आईएएस आईपीएस निकल गए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नीतीश जी को दबाव में रखा कि राज्य में सुशासन की सरकार बनी रहे। ये सुशासन की सरकार जो है नीतीश जी घर से लेकर के नहीं आए थे, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमेशा दबाव रहा कि राज्य के बच्चों के लिए काम हो, राज्य में जो भी चीज़ें जो हैं जिन्हें उपेक्षित रखा गया है उन विषयों पर कार्य किया जाए। इनके नेता जो हैं वो उदासीन रहते थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डालते रखा। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हमेशा इस बात के लिए लगा रहा कि राज्य को ऊंचाई पर लेके जाए, लेकिन कुछ ऐसे तथाकथित जो लोग रहे और कुछ ऐसे राजनेता रहे, इन लोगों ने जानबूझकर चीज़ों में सुधार नहीं लिया है। उन्हें एक बार पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। सैलरी में इजाफा जो है अगर नहीं होता तो भी सही था, ये मेरा मानना है। इन सब के अलावा भी बहुत सारे विषय हैं, राज्य में बहुत सारे विषय हैं, मूलभूत उद्योग हैं, छात्रों का जीवन जो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बच्चा आज 18 वर्ष की आयु में है और वो अगर 5 साल 6 साल अगर उसकी आयु समाप्त हो जाती है और उसे नौकरी नहीं प्राप्त होता है तो उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्योग में या फिर किसी व्यक्ति के अंडर में काम करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इन विषयों पर सोचने की आवश्यकता है, कैसे हम बिहार को एक लेबर सप्लाई राज्य से ऊपर बढ़ाकर एक समृद्ध, सक्षम और सामर्थ्यवान राज्य के रूप में बदले। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य में अभी सदन की कार्रवाई चल रही है, बजट पेश हुआ और उसके बाद हंगामों का दौर लगातार जारी रहा। हंगामों के बाद कई जो बातें हैं राज्य के हित की वो की भी गई और उस पर मुहर भी लगा हमारे नेता नीतीश कुमार जी, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से। अब एक खबर और आ रही है कि 40,000 रुपये की सैलरी में इजाफा हुआ है विधायकों के लिए, यानी अब जो सैलरी मिलेगी, ऐसी कयास लगाई जा रही है कि अब 2.25 लाख रुपए लगभग सैलरी होगी विधायकों की। लेकिन स्थिति क्या है, जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि लगातार आंदोलन और उन अभ्यर्थियों पर जो उनके पीठ पर जो लाठियां चटकाई जा रही है वो किस बनिस्बत? जी हाँ, वो रोजगार के बनिस्बत। लेकिन इजाफा कहाँ हो रहा है, रोजगार वाकई में किसको मिल रहा है, वो आप अपनी खुली आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं। चलिए इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा राजनीतिकार हैं सुमित शशांक जी, इन्हीं से हम बात करते हैं। राज्य के जो युवा है, कहा जाता है बिहार में सबसे अधिक युवाएं हैं, युवा राज्य इसको कहा जाता है, लेकिन युवाओं की स्थिति क्या है ये आप भी देख रहे हैं। हर दिन रोजगार की मांग, नौकरी नहीं, घोषणाएं लगातार हो रही है कि अगले चरण में, अगले चरण में, अगले चरण में, लेकिन वो चरण कब पूरी होगी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप युवा होने के नाते किस नज़रिए से देखते हैं?
देखिए, मेरा मानना है कि बिहार को आज से ही नहीं, बिहार को कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से, कई टेन्योर से बिहार को उपेक्षित रखा गया है। जब केंद्र में आपने देखा होगा कि केंद्र में जब एक ऐसी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कुछ राज्यों को जानबूझकर लेबर सप्लाई राज्यों के रूप में बिल्कुल। का दर्जा प्रदान किया गया था और उनको उस प्रकार से उपेक्षित रखा गया था। आपने देखा होगा कि बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, यहाँ के लोग जो हैं वो पलायन करते थे, यूपी, उत्तर प्रदेश के भी, तो अन्य राज्यों में पलायन करते थे और अन्य राज्यों में कार्य करते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार की जो भूमि है ना, ये इस भूमि की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, वो जुझारू है। वो कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं देती है, वो हमेशा अपने सपनों को जीवंत रखती है। उन्हीं सपनों की पूर्ति के लिए बिहार से जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो हमेशा से बच्चों के मन में यही रहता है कि जब हम लौट कर वापस जाएंगे तो एक ऐसे राज्य में जाएंगे जहाँ पे प्रायः बाढ़ की समस्या बनी रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी मूलभूत उद्योग का जो क्षेत्र है, उद्योग के क्षेत्रों को पूर्व की जो सरकारें रही हैं उनके द्वारा डेवलप नहीं किया गया। जंगल राज पार्ट 1 जब बिहार में था तब आपने देखा होगा कि लालू जी के राज में किस प्रकार से शिक्षा को उपेक्षित रखा गया और इसका परिणाम आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री 15 वर्षों तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए जिसने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया और उसने इस बात को दिखाया लोगों को कि ये देखो, जब मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ाता हूँ तो तुम भी मत पढ़ो। सीधी सी बात है, ये एक व्यक्ति की शिक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। यह इस बात को नहीं दर्शाता है कि उनका पुत्र जो है वो पढ़ना चाहते थे कि नहीं चाहते थे। यह इस बात की उदासीनता को दर्शाता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होते हुए भी, सर्वोच्च पद पे आसीन होते हुए भी उन्हें मापदंड बनाने चाहिए थे कि बिहार के जो बच्चे हैं, प्रत्येक जाति वर्ग समाज से आने वाले जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े, पढ़ाई करें और पढ़ लिख कर बिहार का नाम जो है वो रोशन करें। परंतु उन्होंने इस बात को दिखाया कि मैं अपने पुत्र को नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब भी कहीं ना कहीं शिक्षा का जो है राज्य में महत्व नहीं है। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। इसके आगे आपने देखा होगा कि राज्य में मूलभूत उद्योग जो थे वो नहीं थे। लोग कहीं ना कहीं पलायन करते थे। लोग जब पलायन करते थे तो बच्चों के मन में दो चीज़ें होती थी। जो मध्यम वर्गीय या फिर मध्यम वर्गीय से थोड़ा नीचे आने वाले जो परिवार हैं, उन्हें ऊपर बढ़ने की आकांक्षा थी, तो वो कहीं ना कहीं से ज़मीन बेचकर, घर बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते थे। उन बच्चों में से बहुत सारे IAS IPS निकल गए। परंतु एक ऐसा तबका भी था जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता था, तो उसने अपने बच्चों को पंजाब भेजा, उसने अपने बच्चों को अन्य राज्यों में भेजा। उनके बच्चे जो हैं दिल्ली में रहते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो विदेशों में जाकर के कार्य करते हैं। और इनके साथ किस प्रकार से उपेक्षापूर्ण व्यवहार जो है वो किया जाता है आपने देखा होगा। ये सिर्फ 2023, 2022, 2024 की बात नहीं है। ये विगत कई वर्षों से बिहार के युवाओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, बिहारी कहा जाता है। ये इस प्रकार की चीजें किनके द्वारा तय की गई? सुमित जी, आपने लालू राज की बात की, उसके बाद नीतीश कुमार जी भी आए। नीतीश कुमार जी आए तो एक नया जो है सुशासन का जो सुशासन शब्द से बिहार की जनता जो है परिचित होने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ये सुशासन जो है वो अपना अलग रूप दिखाना शुरू कर दिया, जैसा कि लोग कहते हैं। और स्थिति यही है कि रोजगार नहीं है, आए दिन जिस तरह की घटना हो रही है, ये सब कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? एक बात और है, वो हम बाद में करेंगे, पहले इसका जवाब देखिए, मैं आपको यह बोलूँगा कि जिस प्रकार से जंगल राज पार्ट 1 समाप्त होता है और जंगल राज पार्ट 1 के पश्चात नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात को, जहाँ तक मैंने आंकलन किया है, कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नीतीश जी को दबाव में रखा कि राज्य में सुशासन की सरकार बनी रहे। ये सुशासन की सरकार जो है नीतीश जी घर से लेकर के नहीं आए थे, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमेशा दबाव रहा कि राज्य के बच्चों के लिए काम हो, राज्य में जो भी चीज़ें जो हैं जिन्हें उपेक्षित रखा गया है उन विषयों पर कार्य किया जाए। इनके नेता जो हैं वो उदासीन रहते थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डालते थे। तो दबाव की राजनीति जो है कहीं ना कहीं काम की। और राज्य में आज जो आप देखते हैं जंगल राज पार्ट 1 और आज की का जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं
तो उससे जो स्थिति सुधरी थी बीच में, तो वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुधरी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं था, परंतु उस समय तत्कालीन हमारे जो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बजट वगैरह आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बिहार को एक प्रदान किया गया, पैकेज प्रदान किया गया कि किस प्रकार से बिहार कार्य करे। परंतु उसके पश्चात केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। और मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने बिहार को उपेक्षित रखा और लेबर सप्लाई राज्य के रूप में रखा। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हमेशा इस बात के लिए लगा रहा कि राज्य को ऊंचाई पर लेके जाए, लेकिन कुछ ऐसे तथाकथित जो लोग रहे और कुछ ऐसे राजनेता रहे, इन लोगों ने जानबूझकर चीज़ों में सुधार नहीं होने दिया। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं पूर्व में भी वही बातें कर रहा था, बीच में रुक गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य में मूलभूत उद्योगों की कमी रही और मूलभूत उद्योगों में आपने देखा होगा कि राज्य का जो युवा जो है और राज्य के जो लोग हैं, वो मूलभूत उद्योगों से आगे बढ़कर सीधा सेवा क्षेत्र में चले गए। और राज्य में बेरोजगारी के जो प्रकार, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बेरोजगारी के प्रकार पढ़े जाते हैं, जिसमें प्रच्छन्न और अप्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। तो प्रच्छन्न और अप्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो बिहार में बढ़ गई। तो ये किसके कारण हुआ? ये नेतृत्वकर्ताओं, जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, वो नेतृत्वकर्ताओं की कहीं न कहीं उदासीनता से होती है। नेतृत्वकर्ता युवा पर कैसे हावी हैं, इसका एक उदाहरण ये है कि सदन में बात होनी चाहिए शिक्षा की, लेकिन शिक्षा मंत्री रामायण और महाभारत ग्रंथ लेकर सदन में पहुंच रहे हैं। एक आंकड़ा और मेरे पास है कि 6421 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक नहीं है। ये आंकड़ा है, शिक्षक ही नहीं है, लेकिन इस बार वहां से भी रिजल्ट हुए हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, मैं आपको तो रामचरितमानस की बात अगर होती है तो मैं यह कहूँगा कि यह देश जो है आदिकाल से सनातन मान्यताओं और परंपराओं पर चलने वाला राष्ट्र है। हड़प्पा संस्कृति के बाद ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आपने पढ़ा होगा इतिहास में, और इसमें किस प्रकार से वेदों के ज्ञान को और उसी समय के वेदों के ज्ञान को किस प्रकार से आज भी अपनाया जाता है। मौर्यकालीन शासन पद्धति को आज भी राष्ट्र में भारत शासन अधिनियम 1935 में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उपलब्ध हैं और उन्हीं को किस प्रकार से आज अपना करके राज्य और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। परंतु एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसकी मानसिक स्थिति अगर हिल जाती है तो वो इसी प्रकार की बातें करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हमारे जीवन आदर्शों का हिस्सा है। वो किसी व्यक्ति या फिर किसी जाति या फिर किसी वर्ग या फिर किसी धर्म या पंथ के मोहताज नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हमारे जीवन आदर्शों का हिस्सा है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो राम जो है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी एक अध्याय हैं, वो युवाओं के लिए एक अध्याय है, जिसका एक पन्ना जो है, इस राम नाम के अध्याय का एक पन्ना जो है वो हमारे देश में आपने गांधी के रूप में देखा होगा। तो हम महात्मा गांधी को भी मानने वाले यहाँ पे लोग हैं और भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। इस राष्ट्र में एक से एक महापुरुष हुए और एक से एक महापुरुषों के सिद्धांतों का पालन करने वाले लोग हैं। परंतु एक ऐसा शिक्षा मंत्री जो राम के विषय में अपशब्द बोलता है, जिसे शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है, और आज शिक्षकों को जिस प्रकार से सड़क पर दौड़ा करके मारा पीटा जा रहा है, जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। 6421 ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक नहीं है। देखिए, मैं यह बोलूँगा कि गुरु का दर्जा हमारे समाज में सर्वप्रथम होता है और कोई भी व्यक्ति अगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है या माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है या फिर किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है, वो एक गुरु है। उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में और राज्य के निर्माण में अगर सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती है तो वो गुरु की होती है, चाहे वो किसी भी आयु का हो। चलिए, आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे। ये 40,000 रुपये के वेतन में फिर से इजाफा हुआ है नेताओं के, जो सदन में जाके बैठते हैं और हमारी बात करते हैं। इजाफा हुआ है, लगभग 2.25 लाख रुपए सैलरी मिलेगी अब, लगभग, हो सकता है कुछ कम हो या कुछ ज़्यादा भी हो। तो स्थिति क्या है? आम युवा जो है वो भटक रही है सड़क पर, नेता मलाई खा रहे हैं। 2.25 लाख रुपए जिसकी सैलरी होगी और उसके बाद वो जन सरोकार की ना सोचे, तो फिर ये दुर्भाग्य ही है। देखिए, मेरा मानना है कि
जो भी चीज़ें अगर राज्य सरकार ने की है और इन पर क्या सोच करके उन्होंने ये डिसीजन लिया है, उन्हें एक बार पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। सैलरी में इजाफा जो है अगर नहीं होता तो भी सही था, ये मेरा मानना है। इन सब के अलावा भी बहुत सारे विषय हैं, राज्य में बहुत सारे विषय हैं, मूलभूत उद्योग हैं, छात्रों का जीवन जो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बच्चा आज 18 वर्ष की आयु में है और वो अगर 5 साल 6 साल अगर उसकी आयु समाप्त हो जाती है और उसे नौकरी नहीं प्राप्त होता है, तो उसे कहीं न कहीं किसी न किसी उद्योग में या फिर किसी व्यक्ति के अंडर में काम करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इन विषयों पर सोचने की आवश्यकता है। कैसे हम बिहार को एक लेबर सप्लाई राज्य से ऊपर बढ़ाकर एक समृद्ध, सक्षम और सामर्थ्यवान राज्य के रूप में बदले। आज हम बिहार दिवस मना रहे हैं, तो हमें संकल्प लेना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए और राजनेताओं को तो और भी ज़्यादा संकल्प लेना चाहिए। जिनकी आयु आज 60 वर्ष से ऊपर है या 50 वर्ष से ऊपर है, उन्हें यह सोचने की आवश्यकता है कि जब एक कालखंड के बाद जब एक उनका जब अंत होता है, राजनीतिक जीवन का अंत होता है या फिर सांसारिक जीवन का अंत होता है, तो लोग पीठ पीछे उनको गाली ना दें, लोग उनके विषय में अच्छी बातें करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुमित शशांक जी, युवा राजनीतिकार और राजनीति से सरोकार रखने वाले व्यक्ति हैं। युवाओं के हित की बात सोचते हैं और युवा की ही बात करते हैं। स्पष्ट हो चुका है कि वो वैसे नेता जो जन सरोकार की बात नहीं करते हैं, उन्हें सदन में जाने का या उनके बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट होती है, बिहार दिवस है आज, और आज संकल्प लेने की बात इन्होंने कही है कि इन मुद्दों पर आज राज्य के जो ओहदेदार नेता हैं, उन्हें इस मौके पर संकल्प लेना ज़रूरी हो जाता है कि अब बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। चलिए, आप बने रहें हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।